हेलो गाइस, वेलकम ऑल ऑफ यू। तो आज हम देखने वाले हैं पीटीटी 2026 राजस्थान पीटीटी की जो एग्ज़ाम लगेगी 2026 की, उसके लिए वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं। और वो भी टीचिंग एप्टीट्यूड के क्वेश्चन देखेंगे। और जो आज तक हमने पढ़ा है उसको याद किया है कितना कितना नहीं किया है, हम पीवाईक्यू से उसकी अपनी जो एनालिसिस कर सकते हैं कि हमारे कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। अगर अच्छे क्वेश्चन सही हो रहे थे हमारी तैयारी अच्छी है, और हमारे आधे से ज़्यादा क्वेश्चन, आधे से कम क्वेश्चन सही नहीं हो रहे हैं तो हमारी अभी तक तैयारी अच्छी से नहीं हुई है। तो हमें अभी तैयारी करने की ज़रूरत ज़्यादा है। हम पीवाईक्यू से तैयारी करते हैं तो हमारी बहुत ही हेल्प होती है एग्ज़ाम के अंदर, क्योंकि पीवाईक्यू रिपीट क्वेश्चन होते हैं बार बार एग्ज़ाम के अंदर, वो भी टीचिंग एप्टीट्यूड के। तो आज हम देखेंगे टीचिंग एप्टीट्यूड के पीवाईक्यू 2025 में जो पीटीटी का पेपर लगा था उसी के क्वेश्चन देखेंगे। तो आप पहले मेरे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको ऐसी ही डेली अपडेट मिलती रहे। तो पहला क्वेश्चन है 51 नंबर का क्वेश्चन है, शिक्षक का प्राथमिक लक्ष्य क्या है। तो शिक्षक का प्राथमिक लक्ष्य बताएंगे क्या है। पहला है ज्ञान और कौशल प्रदान करना। दूसरा है पाठ्यक्रम को शीघ्रता से पूरा कराना, नहीं ये भी गलत हो जाएगा। तीसरा है कक्षा में अनुशासन बनाए रखना, ये भी गलत हो जाएगा। चौथा है स्टूडेंट को सीखने के लिए प्रेरित करना, हाँ इसका उत्तर ये हो जाएगा, स्टूडेंट को सीखने के लिए प्रेरित करना ही शिक्षक का प्राथमिक लक्ष्य होता है। तभी शिक्षक अपने स्टूडेंटों को सीखने के लिए प्रेरित करेंगे तभी वो सीखेंगे। तो इसका उत्तर हो गया डी। फिर आगे है आलोचनात्मक सोच को बढ़ावा देने के लिए शिक्षक को विद्यार्थियों से कहना चाहिए, क्या कहना चाहिए। पाठ्य पुस्तक को पढ़ें और याद करें ना। दूसरा है व्याख्यान चुनें और नोट्स लिखें, ये भी नहीं हो सकता। चर्चा करें और विमर्श में भाग लें, क्योंकि ऐसा करने से विद्यार्थियों को जल्दी याद होता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा सी। फिर आगे है शिक्षक का फिर आगे है एक शिक्षक कक्षा में छात्रों की भागीदारी को कैसे बढ़ावा दे सकता है। तो कैसे बढ़ावा दे सकता है, तो पहला है खुले अंत वाले प्रश्न पूछकर और चर्चा को प्रोत्साहित करें, हाँ चर्चा करेगा तो शिक्षक बच्चों को जल्दी याद होता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ए। फिर आगे है एक प्रभावी शिक्षक का सबसे महत्वपूर्ण गुण कौन सा है। तो सबसे महत्वपूर्ण गुण कौन सा है, तो विषय वस्तु विशेषज्ञता होगा तो वही टीचर अपने स्टूडेंटों को अच्छे से सिखा पाएगा। तो इसका उत्तर हो जाएगा ए। फिर आगे है 55 नंबर का एक शिक्षक छात्रों के सीखने को का प्रभावी ढंग से आंकलन कैसे कर सकता है। तो कैसे कर सकता है, केवल बहुविकल्पिक प्रश्नों का उपयोग करके नहीं वही करेगा। तो फिर और क्वेश्चन कैसे आएंगे बच्चों को। फिर दूसरा है क्विज प्रोजेक्ट और कक्षा चर्चा सहित विभिन्न मूल्यांकन विधियों का उपयोग करके, हाँ ऐसा करने से स्टूडेंट को याद हो जाता है। अगर एक विधि से याद नहीं होता है तो दूसरी तीसरी विधि अपना करके स्टूडेंट को याद करा सकता है टीचर। तो इसका उत्तर हो गया। फिर है एक शिक्षक कक्षा में विविधता और समावेश को कैसे बढ़ावा दे सकता है। तो कैसे बढ़ावा दे सकता है, शिक्षण सामग्री और संसाधनों का उपयोग करके। दूसरा है छात्रों को अपने सांस्कृतिक पृष्ठभूमि और अनुभव साझा करने के लिए प्रोत्साहित करें, हाँ इसका उत्तर ये हो जाएगा, क्योंकि छात्रों को वो अपनी सांस्कृतिक पृष्ठभूमि और अनुभव साझा करने के लिए कहेगा। तो हर स्टूडेंट की अलग अलग सांस्कृतिक होगी, पृष्ठभूमि होगी, अनुभव अलग अलग होगा, तो वो सभी एक दूसरे के अनुभव को जान पाएंगे, उससे कुछ सीख पाएंगे। तो इसका उत्तर हो जाएगा बी। फिर आगे है कक्षा में व्यवहार को प्रतिबंधित करने का सबसे प्रभावी तरीका कौन सा है। तो सबसे प्रभावी तरीका कौन सा हो सकता है, तो पहला है नियम और परिणाम को स्पष्ट रूप से स्थापित करके तथा सकारात्मक व्यवहार को प्रोत्साहित करके, हाँ यही हो जाएगा, क्योंकि सकारात्मक व्यवहार को प्रोत्साहित करेंगे तो बच्चों में कक्षा में व्यवहार को प्रभावी ढंग से समझ पाएंगे। तो इसका उत्तर हो जाएगा ए। फिर है एक शिक्षक छात्रों में रचनात्मकता और नवाचार को कैसे बढ़ावा दे सकता है। तो कैसे बढ़ावा दे सकता है, विकल्प और स्वायत्तता के अवसर प्रदान करके, नहीं ये नहीं हो सकता। विचार मंथन और विचार निर्माण को प्रोत्साहित करके छात्रों में रचनात्मक और नवाचार की भावना बढ़ती है। तो इसका उत्तर हो जाएगा बी। फिर है शिक्षकों के मूल्यांकन का प्राथमिक उद्देश्य क्या है। तो शिक्षकों के
मूल्यांकन का प्राथमिक उद्देश्य क्या हो सकता है? तो पहला है अच्छा प्रदर्शन न करने वाले शिक्षकों को हटाना। दूसरा है जवाबदेही और मानक बनाए रखना। तीसरा है शिक्षकों को दंडित या पुरस्कार करना। नहीं, ये तीनों ही नहीं हो सकते। चौथा है शिक्षण पद्धतियों और छात्र अधिगम में सुधार करना। हाँ, इसका उत्तर ये हो जाएगा, शिक्षण पद्धतियों और छात्र अधिगम में सुधार करना। इसका राइट आंसर हो गया 4। फिर है शिक्षा में शिक्षक अभिभावकों की भागीदारी को कैसे बढ़ावा दे सकते हैं? तो कैसे बढ़ावा दे सकते हैं? पहला है अभिभावकों के साथ नियमित रूप से संवाद स्थापित करके अभिभावकों के साथ नियमित रूप से संवाद स्थापित करके तथा उन्हें निर्णय लेने में शामिल करके। हाँ, इसका उत्तर यही हो जाएगा, इसका उत्तर ए हो गया, इसका उत्तर ए हो गया राइट आंसर। फिर आगे है विशेष आवश्यकता वाले छात्रों को पढ़ाने का सबसे प्रभावी तरीका क्या है? तो सबसे प्रभावी तरीका क्या हो सकता है? तो इसमें है पहला है विभेदित निर्देश का उपयोग करके और व्यक्तिगत आवश्यकताओं के अनुसार अनुकूल करके। तो इसका उत्तर हो जाएगा ए, यही होगा। फिर आगे है शिक्षक समस्या समाधान कौशल को कैसे बढ़ावा दे सकता है? तो कैसे बढ़ावा दे सकता है? पूछताछ। पहला है समस्या समाधान को प्रोत्साहित करके। दूसरा है व्याख्यान देकर और चरण दर चरण निर्देश प्रदान करके। तीसरा है केवल बहुविकल्पी प्रश्न प्रदान करके। चौथा है पूछताछ आधारित सीखने और वास्तविक दुनिया के अनुप्रयोग के अवसर प्रदान करके। हाँ, इसका उत्तर यही हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो गया डी। फिर आगे है शिक्षा में प्रौद्योगिकी की प्राथमिक भूमिका क्या है? तो प्राथमिक भूमिका क्या है प्रौद्योगिकी की? तो पहला है शिक्षकों और पारंपरिक शिक्षण को प्रस्तावित करना। दूसरा है शिक्षण और सीखने को बढ़ाना तथा संसाधनों तक पहुंच प्रदान करना। इसका राइट आंसर हो जाएगा ये बी, यही है प्राथमिक भूमिका। फिर आगे क्वेश्चन है एक शिक्षक छात्रों में प्रेरणा और सहभागिता को कैसे बढ़ावा दे सकता है? तो पहला है विकल्प और स्वायत्तता प्रदान करके और छात्र हितों को प्रोत्साहित करके। दूसरा है छात्र प्रेरणा और सहभागिता को अनदेखा करके अनदेखा नहीं कर सकता। तीसरा है पुरस्कार और दंड का उपयोग करके। हाँ, तो इसका उत्तर यही हो जाएगा सी। फिर है रचनात्मक मूल्यांकन का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? तो क्या है? पहला है किसी पाठ या इकाई के अंत में छात्र के सीखने का मूल्यांकन करना। दूसरा है छात्र की प्रगति की निगरानी करना और निर्देश को समायोजित करना। तो इसका उत्तर हो जाएगा बी, राइट आंसर। फिर आगे है एक शिक्षक सकारात्मकता कक्षा वातावरण को कैसे बढ़ावा दे सकता है? तो एक शिक्षक सकारात्मक कक्षा वातावरण को कैसे बढ़ावा दे सकता है? तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा? पहला है छात्रों के बीच प्रतिस्पर्धा और आक्रामकता को बढ़ावा देना। ना, ये गलत हो जाएगा, ये तो कभी करना ही नहीं है शिक्षक को। दूसरा है कक्षा की गतिशीलता को अनदेखा करके और निर्देश पर ध्यान केंद्रित करके। नहीं, ये भी गलत हो जाएगा, अनदेखा तो कभी नहीं करना चाहिए शिक्षक को। तीसरा है व्यवहार को नियंत्रित करने के लिए दंड और पुरस्कार का उपयोग करके। ना, ये भी गलत हो जाएगा। फिर चौथा है छात्रों के बीच स्पष्ट अपेक्षाएं स्थापित करके और सम्मान को प्रोत्साहित करके। हाँ, यही हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो गया डी। फिर है शिक्षक चिंतन और आत्म सुधार को कैसे बढ़ावा दे सकता है? तो कैसे बढ़ावा दे सकता है? पहला है नियमित रूप से शिक्षण पद्धतियों पर चिंतन करके और फीडबैक मांग करके। हाँ, इसका उत्तर यही हो जाएगा, नियमित रूप से शिक्षण पद्धतियों पर चिंतन करके और फीडबैक मांग करके शिक्षक आत्म सुधार में बढ़ावा दे सकता है। फिर है अध्यापक की कार्य क्षमता को कैसे बढ़ाया जा सकता है? कैसे बढ़ाया जा सकता है? तो पहला है परीक्षा फल के अनुसार पदोन्नति दे करके। दूसरा है कड़े स्कूल प्रशासन के द्वारा। नहीं। तीसरा है अध्यापक के कार्यों की सराहना करके। हाँ, यही हो जाएगा, इसका राइट आंसर सी। फिर आगे है बच्चों का प्रथम अध्यापक कौन होता है? तो वो सबको पता होता है, हमने आज तक बहुत बार पढ़ा है कि बच्चों का प्रथम विद्यालय उसका परिवार होता है और प्रथम अध्यापक उसके माता पिता होते हैं। तो इसका आंसर सी हो जाएगा।
फिर है कक्षा में संप्रेषण की सबसे शक्तिशाली बाधा है, तो सबसे शक्तिशाली बाधा क्या है? पहला है बाहरी हस्तक्षेप, दूसरा है शिक्षण सामग्री का अभाव, तीसरा है शिक्षक के स्तर पर भ्रांति, चौथा है कक्षा में शोरगुल। तो कक्षा में शोरगुल सबसे बड़ी शक्तिशाली बाधा है, इसका उत्तर हो जाएगा डी। फिर है प्राय एक अध्यापक को सर्वाधिक आनंद की प्राप्ति होती है, कब होती है? छात्रों से प्रश्नोत्तर के दौरान। दूसरा है छात्रों द्वारा अपनी प्रशंसा सुनकर। तीसरा है संप्रेषण की सार्थकता सिद्ध होने पर। हाँ, संप्रेषण की सार्थकता सिद्ध होने पर ही अध्यापक को आनंद आता है, तो इसका उत्तर हो जाएगा सी। फिर आगे है एक अध्यापक का श्रेष्ठतम गुण है, तो अध्यापक का श्रेष्ठतम गुण क्या होता है? अध्यापक के प्रति पूर्ण समर्पण, दूसरा है अनुशासित, तीसरा है अध्यापन के प्रति उच्च विचार, चौथा है धर्मनिरपेक्ष दृष्टिकोण। हाँ, यही होगा धर्मनिरपेक्ष दृष्टिकोण, इसका उत्तर हो गया डी। फिर है विद्यालय में खेलों के आयोजन का उद्देश्य होता है, पहला है छात्रों को किसी कार्य में लगाना, दूसरा है शरीर को हष्ट-पुष्ट बनाना, तीसरा है प्रतियोगी खेलों के लिए तैयार करना, चौथा है बालक का सर्वांगीण विकास करना। हाँ, बालक का सर्वांगीण विकास करने के लिए हम खेलों का आयोजन करते हैं, जिससे बच्चा खेल सके तो उससे उसका विकास बढ़ेगा और वो अच्छे से वातावरण में घुल मिल जाएगा, तो इसका उत्तर हो जाएगा डी। फिर है एक शिक्षक अपने छात्रों में मधुर संबंध किस प्रकार स्थापित करता है, तो किस प्रकार करता है? पहला है हंसी मजाक करके, दूसरा है उनसे उचित दूरी बनाकर, तीसरा है उनकी समस्या को सुनने के बाद उनका निदान करना। हाँ, यही होता है कि शिक्षक बच्चों की समस्या को सुनेगा और उसके बाद में निदान करेगा, तो इससे मधुर संबंध बनेंगे छात्र और टीचर के बीच में, तो इसका उत्तर हो जाएगा सी। फिर आगे है एक बच्चा सबसे पहले सामाजिकरण के पाठ कहाँ से सीखता है, तो सबसे पहले सामाजिकरण के पाठ कहाँ से सीखता है? अभी मैंने पहले बताया था, इसका उत्तर होगा माता पिता। वो माता पिता ही से सीखता है सबसे पहले गुरु माता पिता होते हैं, सामाजिकरण भी माता पिता से सबसे पहले सीखता है, तो इसका उत्तर हो गया सी। एक अच्छे विद्यालय प्रमुख का चरित्र संबंधी गुण है, एक अच्छे विद्यालय प्रमुख का चरित्र संबंधी गुण है, तो इसका क्या होगा? पहला है आदर्श विचार और प्रेरक भावनाएं। हाँ, यही हो जाएगा, आदर्श विचार और प्रेरक भावनाएं ही अच्छे चरित्र का गुण है, इसका उत्तर हो गया ए। फिर है निम्न में से कौन सी विशेषताएं वैज्ञानिक दृष्टिकोण वाले व्यक्ति के हैं, तो कौन सी हैं? पहला है साहसिकता, दूसरा है संक्षिप्तता, तीसरा है लचीलापन, तो इसका उत्तर हो जाएगा लचीलापन, इसका राइट आंसर होगा लचीलापन। फिर है सामाजिक परिपक्वता वाले व्यक्ति की दृष्टि होती है, तो सामाजिक परिपक्वता वाले व्यक्ति की दृष्टि कैसी होती है? तो पहला है रचनात्मक, दूसरा है सकारात्मकता, तो इसका उत्तर हो जाएगा सकारात्मकता, बी उत्तर हो जाएगा इसका राइट आंसर। यह आगे है किसी अवधारणा से जूझ रहे छात्रों को पढ़ाने का सबसे प्रभावी तरीका क्या है, तो क्या है? छात्रों के संघर्षों को अनदेखा तो कभी नहीं करना चाहिए शिक्षक को। दूसरा है अतिरिक्त अभ्यास और समीक्षा प्रदान करके। हाँ, अतिरिक्त अभ्यास और समीक्षा प्रदान करके ही प्रभावी तरीका होगा, तो इसका उत्तर हो जाएगा बी। ऐसे ही ट्यूशन देखने के लिए आप मेरे इस चैनल के साथ जुड़े रहिए। डेली मैं आपको प्रैक्टिस कराऊंगी PYQ की, सभी आज तक की जितने भी एग्ज़ाम लगे हैं उन सभी एग्ज़ामों की PYQ कराऊंगी। और आप मेरे इस चैनल को पहले सब्सक्राइब कर दें, मेरी वीडियो को लाइक कर दें, इससे आपको डेली अपडेट मिलती रहे। PYQ की बहुत ही अच्छी क्लास लेकर आती हूँ मैं आपको PYQ के लिए।